जैसे कि हमारा ग्रामर का सेशन चल रहा है और सिक्स क्लासेस मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं और ग्रामर में भी मेन फोकस जो हमने करा है सबसे पहले वो करा है सिंटैक्स पर, मतलब स्पॉटिंग एरर पर, एरर डिटेक्ट करना। हालांकि ये सबसे लास्ट वाला सेशन होता है, लेकिन सबसे पहले इसलिए कर लिया कि आपसे उम्मीद रखते हुए कि आप सब टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स हो, तो आपके सारे रूल्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। और जब रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर देखते हैं कि हम एरर को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आपके सामने एरर है, 60 एरर्स मैं करा चुका हूं आपको। 60 का नाम है क्वेश्चन का, लेकिन एक क्वेश्चन में दो या तीन तीन तक भी एरर देखने को मिली है। तो हमें एरर छांटनी है इसमें कहाँ पर है। तो लेट वाला प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका था आपसे पहली वाली क्लास में कि जब लेट का प्रयोग होता है, और लेट के साथ साथ मैंने आपको बताया था, लेट हो, लाइक हो, लव हो, बिटवीन हो, अमोंग हो, जब ये वर्ड यूज होते हैं तो इनके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो लेट यू एंड ही गो टू मार्केट, देखो एंड लग के आप दो जोड़ सकते हो, तीन भी जोड़ सकते हो। लेट का मतलब, लेट एक वर्ब होती है और लेट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको पता होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। किसी भी वर्ब से स्टार्ट होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये लेट से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये तो बात ठीक है। लेट का मतलब होता है इस काम को करने दो, जाने दो, रहने दो, सोने दो, ये लेट होता है। लेट के बाद अगर अस आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है आओ चलो इस काम को करो, लेट अस, हमें इस काम को करना चाहिए या हमें ये करने ये होना चाहिए। लेट अस प्ले, आओ चलो खेले। बस लेट अस वाले में ये रूल चेंज हो जाता है। लेट अस की जगह लेट मी, लेट यू, लेट देम अगर कुछ भी होता है, वो लेट अस वाले में क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम जुड़ जाते हैं, हमसे मतलब है मैं अपने आप को कैसे आदेश दे सकता हूँ। तो हम सब एक हो जाते हैं, आओ चलो खेले, ऐसे बोल देते हैं। लेट यू एंड ही, अब एंड से कोई भी चीज जुड़ती है, मैंने आपको कई बार बताया है, अगर एंड, एंड ऐसा होता है सब्जेक्ट में भी जुड़ जाता है, जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी। तो एंड जिन दो चीजों को जोड़ता है, ये कनेक्टर होता है, और जिस दो चीजों को जोड़ता है वे दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये बैलेंस कर देता है चीज को। अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है तो एंड लगा दे, तो दोनों ऑब्जेक्ट ही होंगे। ऐसा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में एंड नहीं लग सकता। अगर ये वर्ब को जोड़ रहा है प्लेइंग को, तो प्लेइंग को ही से नहीं जोड़ेगा। ही इज प्लेइंग एंड ही ऐसे नहीं बोलेगा। ही इज प्लेइंग एंड यू ऐसा कुछ नहीं बोल सकता ये। ही इज प्लेइंग एंड वॉचिंग ऐसे बोलेगा। तो प्लेइंग को वॉचिंग से दोनों सेम है, उसके बीच में एंड आ जाता है। एंड एक ऐसा कनेक्टर या कंजक्शन होता है जो हमेशा एक बैलेंसिंग वे में चलता है। तो अगर यू एंड ही है तो हम एक बात हमारी कंफर्म है, यू एंड ही के साथ एंड जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है क्लियर कि जो यू है वही ही है, मतलब जिस पोजीशन पे यू है, यू ऑब्जेक्ट है तो ही भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे यू जान के लिखा गया है, अगर यहाँ पे लेट यू की जगह सपोज करो लेट मी होता, तो लेट मी एंड ही तो हम पहचान जाते हैं भाई लेट मी ठीक है, तो ही गलत है, इसे हिम कर दो। लेकिन यू जान के क्यों लिखा है मैंने, मैंने यू का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि जिससे कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। आप क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? आपको लगेगा कि ये यू पता नहीं सब्जेक्ट वाला है ऑब्जेक्ट वाला है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अगर यू से सेंटेंस बनाते हैं तो यू टॉट मी, तुमने मुझे पढ़ाया, और मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू। लेकिन अगर मैंने उसे पढ़ाया होता तो आई टॉट हिम हो जाता, और उसने मुझे पढ़ाया होता तो ही टॉट मी हो जाता। तो कुल मिलाकर के एक यही ऐसा होता है, मतलब यू एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसी प्रोनाउन है जो एज ए सब्जेक्ट भी चलती है, एज ए ऑब्जेक्ट भी चलती है। यहाँ पर यू लिखने का कारण ये था कि आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए, जब यू आ रहा है तो ही आने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये यू वो यू नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये सब्जेक्ट वाला ना होकर ऑब्जेक्ट वाला है। ये यू वो वाला है जिसमें हिम आता है, मी आता है, देम आता है, हर आता है, वो यू है। तो लेट यू एंड हिम होगा यहाँ पर। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट आता है तो यू कैसे आ रहा है? क्योंकि यू ये ऑब्जेक्ट वाला है, ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। जो मैं ये बातें बोलता हूँ ना, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है और ये इसका सब्जेक्ट होता है, ये इसका पजेसिव होता है, एडजेक्ट, अगर ये भी बात कोई बच्चा आप में से समझ नहीं पा रहा है ना, तो समझ लो वो बहुत पीछे है ग्रामर में, फिर उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसी किसी की स्थिति है तो वो सेशन के बाद में मुझसे बात कर ले कि सर मुझे तो यही नहीं पता लगता, आप जब कहते हो ना कि यू ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये पजेसिव है, सर मेरे तो ये समझ में नहीं आता। तो आपके समझ में फिर नहीं आने का है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझसे फिर बात कर लो, ताकि मैं आपको बता दूं कि फिर उसका तरीका क्या है, आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो लेट यू एंड हिम होगा, और गो टू मार्केट। अगर आपको ये लगने लगे कभी भी, मैंने आपको एक तरीका बताया था,
अब आप थोड़े से एक टीचर वाले तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हो। तो आप उस वाले तरीके से सोचो, बच्चों वाले तरीके से मत सोचो, स्टूडेंट के तरीके से। अब जब कभी आप ऐसे अटक जाओ, लेट यू एंड ही गो टू मार्केट, की यार जम नहीं रहा सेंटेंस, पता नहीं यार गो से पहले कुछ आएगा क्या, लेट हिम टू गो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसी जगह क्या कर लेते हैं हम, ये जैसे यू एंड ही थोड़ा बड़ा सा हो गया, तो ऐसे छोटा बना लेते हैं सेंटेंस को कोई भी। जैसे लेट मी गो, लेट मी प्ले, जैसे लेट अस प्ले, हम भाई लेट अस प्ले तो हम बहुत बोलते ही है। तो आपको ये तो पता ही है कि लेट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्ले आ गया। तो इसका मतलब प्ले जो आया है, प्लेइंग तो नहीं आया, लेट अस टू प्ले नहीं आया। वो हमारे बिल्कुल लग रहा है कि भाई लेट अस प्ले तो ठीक है। तो लेट अस प्ले अगर सही है, तो लेट यू एंड ही की जगह हिम, लेट यू एंड हिम गो भी फिर सही है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक तरीका बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप ऐसे कुछ फंसने से लग जाओ ना, आपको ये लगने लगे पता नहीं यहाँ पर गो आएगा या टू गो आएगा या गोइंग आएगा, गो जाएगा, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ सेंटेंस की। मैं थोड़ा सा ब्रॉड ले जाना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो आप वो वाला सेंटेंस उठा लिया करो जिसे आप कभी बोलते हो। जैसे लेट मी गो बोलते हो, लेट हिम गो बोलते हो, लेट अस प्ले बोलते हो, फिर उससे इसे पकड़ लिया करो। अगर लेट अस प्ले होता है तो लेट आई नहीं हो सकता, लेट ही नहीं हो सकता, लेट अस होता है तो इसका मतलब जो भी आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट यू एंड हिम आएगा, एक तो ये पता लग गया। एक लेट अस के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर प्ले आ रहा है, तो प्ले अगर सीधा प्ले आ रहा तो यहां भी गो ही आएगा फिर। तो लेट यू एंड हिम गो टू मार्केट, तो ये सेंटेंस फिर सही है बिल्कुल। तो हम, क्योंकि देखो जो छोटे में होता है वही बड़े में होगा, तो हम छोटा करके देख लेते हैं चीजों को। या उन चीजों को, जब कभी कोई ऐसा अटक जाए कि भाई इसके बाद क्या आएगा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप सपोज करो लेट यू लिखा हुआ है, तो यार लेट यू आएगा नहीं आएगा, अब आपके समझ में नहीं आ रही ये बात, क्योंकि आपने कभी लेट यू लिखा हुआ देखा नहीं है। तो आप क्या करो फिर, लेट से कोई जो आपने देख रखी है चीजें या जो आप बोलते हो, फिर उन सेंटेंस को उठा लो। आप बोलते हो लेट अस प्ले, तो देखो लेट के बाद अस आ रहा है, तो लेट के बाद अगर अस आ रहा है तो यू भी आ जाएगा। अब यू सोचो यार ये तो सब्जेक्ट है, फिर सोचो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आपको पता लगेगा इसका ऑब्जेक्ट भी तो यू ही है, तो इसका मतलब यू आ सकता है। तो लेट यू एंड हिम गो टू मार्केट, ये बनेगा इसका। दो वाला रूल है। देखो अब तो आप कुछ दिन बाद आपको पता क्या लगेगा, आप एकदम देखते बता दोगे, जैसे ये मैंने देखा तो एकदम देखते बता दोगे, ये दो वाला, ये वाला रूल आएगा इसमें, इसका पता लगेगा। क्योंकि ये जो हम दो यूज करते हैं, आल दो यूज करते हैं, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तब इनका यूज होता है। और दो को यूज करा आपने, आल दो को यूज करा, यद्यपि सेंटेंस बनता है यद्यपि उसने कठिन परिश्रम करा फिर भी वो फेल हो गया, ऐसे होता है। तो जब ये ऐसा सेंटेंस आता है ना, यद्यपि आपने कठिन परिश्रम करे फिर भी अ, आप फेल हो गए, तो इसमें हिंदी में एकदम निकलता है फिर भी आप फेल हो गए, या यद्यपि उसने कठिन परिश्रम करा लेकिन वो फेल हो गया। तो यहाँ पर बट लगा रखा है इसमें, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है आपस में, दो क्लॉज जुड़ रही है। जब दो क्लॉज ऐसे जोड़ा जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या अंतर होता है वो मैंने आपसे पहले भी कहा था, कि आप उन वर्ड को निकाल लो कि कंपाउंड के ये वाले वर्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स के ये होते हैं। दो यद्यपि ही वाज वीक, हालांकि वो कमजोर था, फिर भी, अब यहाँ फिर भी के लिए, लेकिन वो पास हो गया एग्जामिनेशन में। तो लेकिन भी हिंदी जब निकालते हैं तो निकल जाती है। लेकिन आप, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है दो का और आल दो का रूल, वो इसमें जाएंगे नहीं बट में, इसमें उन्हें पता है दो और आल दो का जो रूल होता है उसके दो तरीके होते हैं दोनों की। दो या आल दो आ जाए तो दूसरी जो क्लोज है उसे जोड़ने के लिए या दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, पहले वाला जब सेंटेंस खत्म होता है तो उसके बाद या तो केवल कोमा लगा दो। वो कोमा ही अपने आप में मतलब यद्यपि ऐसा हुआ फिर भी की सेंस निकालता है। या कोमा के साथ साथ आप यट भी लगा सकते हो, वाई ई टी, यट। तो यट का प्रयोग कर सकते हो दो वाले में भी, यट। हालांकि कुछ लिंग्विस्ट का या कुछ राइटर का मानना ये है कि दो वाला जो होता है उसमें आप कोमा लगा दो, आल दो वाले में यट लगा दो। लेकिन दोनों के साथ दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब बाद में चल के, मतलब कुछ राइटर ने ये बताया कुछ ने ये बताया, तो दो वाला हो आल दो वाला हो, ये एरर नहीं मिलेगी। दोनों में आप कोमा लगा दो तो भी, मतलब आप यट मत लगाओ, ना बट लगाओ, ना कुछ लगाओ। दो आल दो अक्सर अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यद्यपि ऐसा हुआ फिर भी ऐसा, जैसे इफ वाला होता है, इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हम कोमा लगाते हैं, उसमें केवल कोमा ही लगेगा, उसमें दूसरी चीज नहीं लगेगी। लेकिन दो और आल दो में कोमा भी लग सकता है, यट भी लग सकता है, कोमा लगा के यट भी लग सकता है। तो ये दो यद्यपि ही वीक, हालांकि वो कमजोर था, फिर कोमा लगा देंगे। और बट हटेगा बिल्कुल। ही पास द एग्जामिनेशन, हालांकि वो कमजोर था फिर भी उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया।
तो कोमा लगा दो, या फिर दो के बाद कोमा लगा के येट भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो दो ही वाज वीक, कोमा, येट ही पास द एग्जामिनेशन, ये भी ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन बट गलत है। तो जब भी दो या आल दो आपके सामने आ जाए, तो एकदम माइंड में ये बात फिट रहनी चाहिए कि भाई अब यहाँ एरर बनाएंगे ये। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे आ चुके हैं हमारे सामने, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। अब आप कभी भी उन्हें देखोगे ना, तो आपका माइंड एकदम ठनक जाएगा कि भाई यही कुछ करा होगा। जब लिस्ट आएगा तो आप शुड की तलाश करोगे, जब अनटिल अनलेस आएगा तो आप देखोगे नोट तो नहीं लग रहा वहां पे, जब हार्डली आएगा तो भी आप नोट को देखते फिरोगे, नोट ओनली आएगा तो आप बट आल्सो को देखोगे कहाँ है, या ये देखोगे कि भाई इसमें अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो किसके अकॉर्डिंग चला है। नाइदर नॉर और आइदर और आएगा तो आप देखोगे कि क्या दो चीजों के बीच में ही लगाया गया है जिन्हें वो कंपेयर कर रहा है। या फिर अगर शुरू में आ गया तो आप देखोगे कि दो सब्जेक्ट के बीच में अगर आ रहा है तो क्या बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाई है उसमें। जब यू ही एंड आई इस तरीके से तीन एंड से जुड़ जाते हैं, तीन अलग अलग पर्सन शुरू में आ जाते हैं, तो फिर आप 231 और 123 का नियम ढूंढोगे कि भाई उसे देख लो इसमें। तो बिटवीन आ गया तो आप देखोगे दो, जैसे बिटवीन देख आते हैं, अमोंग आते हैं, आपके कान खड़े हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं कि भाई यहाँ कुछ होगा। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ये काम आपका हर उस एरर पे आ जाए, कि आपको देखते ही पता लग जाए कि ईच वाला रूल आ गया, एनफ का आ गया। आप इस तरीके से माइंड में फिट हो जाएंगे, आपके सीजर्स आ गया, कैची वाला, न्यूज वाला, तो ये सब पता लग जाएंगे आपको। तो आप मतलब इतने इतने ज्यादा सक्षम हो जाओगे कि एरर को इजीली पहचान लोगे। दो आते ही आल दो आते ही कि भाई यहाँ कुछ करेंगे ये गड़बड़बाजी। नो सुनर का आएगा तो भाई यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे। दो यद्यपि ही वाज वीक, कोमा लगा दो, ही पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। ऐसे भाई, द डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड इनटू द रूम, एक तो एंटर के बाद इनटू आता नहीं है, एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, ये फिक्स प्रीपोजिशन का रूल है कि आप एंटर के बाद, ट्रस्ट के बाद, रिजेंबल के बाद और बहुत सारे वर्ड है, जहां मन करता है लगा दो लेकिन लगेगी नहीं। तो इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो एंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, एंटर्ड इनटू नहीं आएगा। एंटर की जगह कुछ भी होता, कोई चीज अंदर से बाहर जा रही है, गति से एयर वो अंदर जा रही है, मतलब बाहर से अंदर आ रही है, तो फिर हम करते हैं। अब बात आती है, एक तो एरर इसमें एंटर वाली है। अब दूसरी, ये जो स्केर्सली वर्ड है, स्केर्सली हो, हार्डली हो, अब ये वाले वर्ड है। अभी मैंने आपको एक पेज सेंड करा था, वो एसेंशियल टर्म्स वाला। उसमें आप देखना कहीं ना कहीं स्केर्सली वाला एक रूल आएगा। वहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्केर्सली। अब मैं देखो, अगर मैं स्केर्सली वाला रूल कराऊं, फिर मैं हार्डली का कराऊं अलग से, फिर एक बेयरली का होता है, फिर नो सूनर डिड होता है, फिर रेयरली होता है, उसके बाद में भी वो केवल हेड वाला भी होता है। तो यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो में भी, तो ये सारे इन्वर्जन है। इसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब समझ लो क्या होता है, ये मैंने कई बार पीछे भी आपसे बोला है। इन्वर्जन वो होता है, आपने ज्यादातर क्या देखा है, हेल्पिंग वर्ब को लगते हुए किस तरीके से देखा है शुरू में। भाई सब्जेक्ट से पहले कभी आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं देखी हो। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, अब छोटे छोटे बच्चों से या जब आप पढ़ाते होंगे तो आप ये समझाते होंगे छोटे छोटे बच्चों को, सब्जेक्ट प्लस, ऐसा लिखते हो, ठीक है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब, प्लस फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है ना, ऐसे करके हम बनाते हैं। कुछ वैसे भी लिखते हैं इंग्लिश में, एस प्लस V1 V2, ऐसे भी लिखे हुए आपने देखे होंगे, ठीक। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट लगाया हेल्पिंग वर्ब, ऐसे बनता है। ये मेन वर्ब हो, भाई कितनी जगह दो सेंटेंस तो ऐसे है ना जिनमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट लग जाते हैं। जैसे राम रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, तो वहां तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, रोट ही आ गया सीधा। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, ये तो खैर छोटी बात होगी। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इनवर्जन क्या होता है। इनवर्जन वो सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है। अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब केवल हमने एक ही जगह देखी है, वो देखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया आपके सामने, आपने सेंटेंस बनाया कि क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो अब हमने बनाया डज राम प्ले क्रिकेट। एक तो ये क्या वाला जो होता है उसमें हम डज शुरू में आ गया, डज राम प्ले क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज पहले आ रहा है, ही बाद में आ रहा है। लेकिन हमें पता लग गया ये इंट्रोगेटिव है, इसमें इसलिए इज आ रहा है, एक बात। या फिर दूसरा भी इंट्रोगेटिव होता है, वाई वैन वेयर, ये WH परिवार जो भी है, कि हाउ मच मिल्क डज यूर डज ही टेक, वो कितना दूध पीता है, ठीक है ना। या हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन्स बोलेंगे ना, हाउ मेनी पर्सन्स डिड टेक द पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम, तो वो हाउ मेनी पर्सन्स हो गया, और फिर उसके बाद में डिड आ गया।
तो कुल मिलाकर के हम जब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट से पहले अगर कभी आती है तो वो तब आती है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, नहीं तो हमने कभी हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं देखी। या फिर हमने ये देखा है इंपेरेटिव सेंटेंस में, और वहां पे क्या देखा है आप जब इंपेरेटिव सेंटेंस उसमें वर्ब शुरू में आ जाती है, शुरू में वर्ब होते हैं ना, जैसे गो टू मार्केट, मार्केट जाओ, उसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता हमें, गो टू मार्केट, या फिर राइट दिस लेटर, ऐसे होता है, यू छिपा रहता है ना उसके अंदर, जब भी तो जब हम पैसिव्स बनाते हैं तो बाय यू कर देते हैं, ठीक है ना, लेट ए लेटर बी रिटन बाय यू, तो राइट ए लेटर, लेट ए लेटर बी रिटन बाय यू, ऐसे बना देते हैं उसे, या फिर हम उसे पैसिव में ऐसे बनाते हैं, यू आर ऑर्डर टू राइट ए लेटर, उसमें भी यू शुरू में आ गया ना, यू आर ऑर्डर्ड, अपनी तरफ से तो बनाया था यू, यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है टू राइट ए लेटर, या फिर ए लेटर शुड बी रिटर्न बाय यू, ऐसे बना देते हैं। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी मतलब ऐसा हमने देखा नहीं है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई हो और सब्जेक्ट बाद में, ऐसा इंटरोगेटिव में देखने को मिलता है, या फिर आप स्टार्टिंग वर्ब से कर देते हैं, मेन वर्ब से, और उसमें सब्जेक्ट दिखता भी नहीं है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं आपको, ये इन्वर्जन में होता है ऐसा, कुछ वर्ड ऐसे बनाए हैं जिनमें, जिनसे अगर सेंटेंस मतलब वे अगर सेंटेंस में आ जाए तो उन्हें स्टार्टिंग में ले लो, और आप स्टार्टिंग में लेकर के और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो उनके साथ, और जबकि वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब साथ लगा करके फिर बाद में सब्जेक्ट लगाओ। अब ये आपको थोड़ा सा अटपटा चटपटा सा लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि भाई ऐसा तो हमने नहीं देखा। अब ये कौन कौन से वर्ड है, ये आप एक तो उसमें देख लेना जो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। तो जैसे स्केर्सली है ऐसा वर्ड, हार्डली है ऐसा वर्ड, रेयरली है ऐसा वर्ड, नो सुनर है ये वाला वर्ड। नो सुनर का तो देखो, सुनो, आपको ये नहीं पता होगा, नो सुनर का जरूर पता होगा, आपने देखा होगा नो सुनर डिड लिखा हुआ, नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन, जो ही वो स्टेशन पहुंचा द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ गई। तो नो सुनर डिड देखा होगा लिखा हुआ आपने, नो सुनर ही नहीं देखा होगा, नो सुनर ही डिड ऐसे, या नो सुनर हैड दिखा हुआ देखा होगा आपने, नो सुनर हैड ही रीच्ड, या नो सुनर डिड ही रीच, आपने ये देखा होगा, इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने आया होगा। तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि यार ऐसा क्यों होता है, नो सुनर के बाद में शुरुआत कर रहे हो आप, फिर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों, अगर आपकी, चलो हेल्पिंग वर्ब आ गई, मान लिया आ सकती है, तो फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो इंट्रोगेटिव तो होता नहीं है, जो ही मैं वहां पहुंचा ऐसा हो गया, वो तो ये होता है। तो नो सुनर में तो आपने देखा है, बाकी आपने और कहीं इतना देखा नहीं होगा। फिर वे बच्चे जिन्होंने हकीकत में फिर इन सेंटेंस को देखा होगा, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो वो स्केर्सली है ऐसा वर्ड, स्केर्सली माने मुश्किल से होता है, ऐसी वर्ड हार्डली होता है, हार्डली का भी हिंदी यही निकल के आती है मुश्किल से, एक सेल्डम होता है कभी नहीं, एक आपका रेयरली होता है कभी कभार। तो ऐसा, ऐसे ये वर्ड है, ये सारे जो सेंटेंस है ये नॉर्मल भी यूज हो जाते हैं, सिंपली वे में भी, लेकिन ये इनवर्जन की तरह भी यूज होते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड द रूम देन द पेशेंट डाइड। एक तो बात ये होती है जब स्केर्सली हम सेंटेंस बनाते हैं, तो जोड़ने के लिए, दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, तो उसमें जो कंजक्शन लगता है वो वैन लगता है, WHEN, स्केर्सली में भी वैन लगता है, हार्डली में भी वैन लगता है, रेयरली में भी वैन लगता है, तो WHEN वाला वैन लगता है, ठीक है ना। और नो सुनर वाले में देन लगता है, और वो देन होता है THAN वाला, डिग्री वाला, जो डिग्री में लगता है THAN, तब वाला नहीं होता। यहाँ पे देखो, अब यहाँ द डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड द रूम, अब आपको क्या करना है, स्केर्सली को स्टार्टिंग में लिया, स्केर्सली हैड द डॉक्टर एंटर्ड द रूम, स्केर्सली हैड आएगा तुरंत, इन्वर्जन है, स्केर्सली के बाद आप हैड लगाओगे, तो स्केर्सली हैड द डॉक्टर एंटर्ड द रूम, और यहां पे देन की जगह वैन लगाओगे, WHEN, वैन द पेशेंट डाइड। अब देखो कितना सेंटेंस में कितना फेरबदल आया, इसमें कितनी एरर निकल के आई। सबसे पहले तो स्केर्सली को हम स्टार्टिंग में ले आए, एक एरर। दूसरा, हैड स्केर्सली के तुरंत बाद आएगा, दो एरर। तीसरा, एंटर के बाद इनटू नहीं आता, प्रीपोजिशन नहीं आती, तीन एरर। और देन नहीं आएगा, व्हेन आएगा, चार एरर। इस छोटे से सेंटेंस में चार एरर है। अब आप ये देखो, फोर एरर्स, ठीक, एक छोटा सेंटेंस है, चार चार एरर है इसके अंदर। और अगर नॉर्मली देखे ना, तो बच्चों को एक भी ना दिखाई दे ढंग से, इसकी हिंदी जैसे नॉर्मली हम देख रहे हैं, डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड इनटू द रूम, डॉक्टर जो थे वो कमरे में दाखिल हुए, देन तब, ऐसा लगा लेते, देन द पेशेंट डाइड, और पेशेंट तब मर गया। तो ये मतलब हमें इससे गलत नहीं लगेगा कहीं से कहीं तक भी।
और THAN की जगह THEN लिख दो तो और अच्छा सा लगेगा, देन माने तब वो मर गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें देखे तो कहीं पर भी एरर इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, और चार चार एरर है इसमें। तो स्केर्सली वाला, अब ये जो मैं बोलता हूँ ना बार बार, स्केर्सली वाला, हार्डली वाला, बेयरली वाला, रेयरली वाला, ये आपको सब लिख लेने चाहिए। अब आप नहीं लिखने के, मुझे पता है, तो मैंने इसका आपको वो भेज दिया, नोट्स भेज दिए इसके। उनमें भी मैं कुछ एडिट मतलब चेंजिंग करूंगा, कुछ बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, या कुछ अभी उसमें लेंथी बनाना है। लेकिन फिलहाल वो आपके लिए सेंड कर दिया है मैंने ग्रुप में। आप उसमें देखना, जहां पर स्केर्सली हेडली होगा तो वहां और भी वर्ड लिख रखे होंगे, तो वे उन वर्ड से ही बनेगा। मतलब अब मैं सबके एक एक सेंटेंस बना दूं यहाँ पर, तो इतना लंबा चौड़ा काम ना करके एक लिखवा दिया बाकी के ब्रैकेट में कि भाई ये वाला हार्डली वाला आ जाए, या एक रेयरली वाला आ जाए, तो हम ऐसे यूज करेंगे। इसमें एक आता है इन्वर्जन, केवल ओनली हेड वाला, उसे समझो। देखो एक रूल छोटा सा समझो। अब आपको मैं बोलता हूँ और आप ये सोचते हो मैं सामने नहीं है वो चीजें, तो मैंने कल भी बताया था, हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अब आपका माइंड ब्रॉड करना चाह रहा हूँ, मतलब आप सोचो थोड़ा सा, माइंड में पिक्चर लाओ, इमेजरी बोलते हैं ऐसे। ये इमेजरी जो वर्ड होता है ना, ये लिटरेचर का वर्ड है इमेजरी। जब हम ऐसी पोयम लिखे, जिस पोयम को जब पोइट बोलता है तो हमारे अंदर चित्र से आ जाए, वो इमेजरी कहलाता है। तो मैं इमेजरी, पिक्टोरियल क्वालिटी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब अगर स्टार्टिंग में हेड आता है, एक रूल आपने इफ वाला देखा होगा। इफ वाला जो रूल होता है, उसमें क्या होता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। तो वो रूल बनता है। इफ वाले जो रूल होते हैं, एक पास्ट का होता है, एक फ्यूचर का होता है। तो मैंने ये बात आपको बता रखी है ऑलरेडी, कि जो पास्ट का और फ्यूचर का जो रूल होता है इफ वाला, फ्यूचर वाले में पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दूसरा हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देते हैं। इफ से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और कोमा लगा देते हैं। उसका तरीका एक और भी है, इफ वाला चाहे बाद में बना लो आप सेंटेंस को, और बाद वाला पहले बना लो। उस लेकिन हमें ध्यान ये रखना होता है, इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो एक रूल तो होता है फ्यूचर वाला, एक होता है पास्ट का। उसमें इफ लगाते हैं और हेड प्लस थर्ड फॉर्म से, मतलब पास्ट परफेक्ट बनाते हैं इफ वाला, और कोमा लगा करके फिर दूसरा जो बनता है वो वुड है प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। अगर मैं कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। तो वो ये बनाते हैं। जो ये आई जो है ना, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता, आई वुड हैव पास्ड। इस रूल को हम ऐसे भी लिख देते हैं, इस पे ध्यान देना। पहले सेंटेंस बता रहा हूँ, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कठिन परिश्रम करता मैं, कोमा आई वुड हैव पास्ड। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इफ को हटा दो और हेड से सेंटेंस स्टार्ट कर दो। हैड आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता, कोमा आई वुड हैव पास्ड। अब आप कहोगे सर अगर हेड शुरू में हमें कहीं लिखा हुआ मिल गया, तो हम तो इसे ऐसे बना लेंगे सेंटेंस को अपने माइंड में कि ये इंट्रोगेटिव है, और इसका हिंदी निकाल लेंगे। क्या हैड आई वर्कड हार्ड, क्या मैं कठिन परिश्रम कर चुका था, तो मतलब ऐसे बनाएंगे। आप इसे ऐसे नहीं बना सकते, उसके पीछे कारण बता रहा हूँ। उसके दो लॉजिक है। एक तो ये दो क्लॉज से जुड़ रहा है, वो हेड वाला जो आप ऐसे बनाओगे ना इंट्रोगेटिव, वो एक ही सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में। या दूसरा होगा तो मतलब वो क्लोज नहीं जुड़ रही होगी इसमें, इसमें कंडीशन चल रही है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो आप बिल्कुल सेम सेंस होती है, या तो इफ लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ इफ आई हैड, और ऐसे सेंटेंस को बनाओ, या इसे इन्वर्जन बना दो, इफ हटा दो हेड से स्टार्ट कर दो। अगर कभी आपको कोई सेंटेंस हेड से स्टार्ट मिल जाए और उसमें कोमा लग के बिल्कुल ये कंडीशनल बन रही हो, तो वो सेंटेंस यदि वाला है, इसका मतलब उसमें इफ लग नहीं रहा है, वो इफ वाला ही रूल है। लेकिन वो इन्वर्जन बना दिया, बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। आप इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, चाहे ऐसे बोल दो, हैड आई वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, या ऐसे बोल दो, एक ही बात है। ये बहुत बेहतरीन वाला रूल है, आप इसे ध्यान में रखना। अब ये सोचना ये तो कभी देखा नहीं, आता नहीं, आता है ये, इंपोर्टेंट है मतलब। अब दूसरी बात, अब यहाँ स्केर्सली है, तो इस वाले में 63 वाले में स्केर्सली स्टार्टिंग में ले आते हैं। स्केर्सली हैड द डॉक्टर एंटर्ड द रूम, और देन नहीं लगेगा इसमें, वेन लगेगा, वेन द पेशेंट डाइड। ऐसी नो सुनर का होता है, उसमें देन लगता है, THN देन। नो सुनर हैड आएगा या नो सुनर डिड आएगा, क्योंकि पास्ट की बात होती है, हेड से बन जाता है, डिड से बन जाता है। तो आप मतलब ध्यान रखना है हमें कि इनवर्जन वाले रूल्स हैं, और ये जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं उन पेजेस में ही ये रूल है। तो आप उस पेजेस में देखोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, उसमें जो और भी लिखे हुए वर्ड उन्हें भी आपको देखना है, उन पे भी सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
देखो नो सुनर का आ ही गया सामने। नो सुनर ही सो अब नहीं हो सकता, नो सुनर इन्वर्जन वाला ये वर्क है, मतलब इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। जब नो सुनर आता है तो हमारा सेंटेंस इन्वर्जन में जाता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आप जो वर्ड है जिस जो इन्वर्जन को डिनोट कर रहा है उसे लिखो, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी आपको। तो नो सुनर ही सो है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी डिड, जो हमारी इंट्रोगेटिव में निकल के आती है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। नो सुनर डिड ही सी द पुलिस, जो ही उसने पुलिस को देखा, और कोमा नहीं लग करके इसमें लगेगा देन, THAN देन ही रैन अवे। जो ही इसकी हिंदी निकलती है, जो ही उसने पुलिस को देखा त्यों ही वो भाग गया, या जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वो भाग गया। लेकिन हिंदी में ऐसा आता है जैसे ही देखा ना तभी वो भाग गया, तब के लिए देन, और देन फिर THAN वाला कोई लगाना नहीं चाहता, सब THEN पे जाते हैं, इसमें एरर ज्यादातर देन वाली आती है। इसमें आप THAN जो लिखा हुआ है ना इसे ही समझोगे। इसे क्यों समझोगे, आपकी भी गलती नहीं है। आप इसे क्योंकि जब आप इसकी हिंदी निकालोगे ना कि नो सुनर जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही, या जो ही उसने देखा तभी, तो जैसे ही वो देखता है तभी वो भाग जाता है, तो तभी की सेंस है तब वो दौड़ता है, तो देन ही आती है और THEN आती है। लेकिन ये THEN गलत है, नो सुनर वाले में THAN आएगा। अब वो क्यों आएगा, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो मैं आपको बता दूं। वो इसलिए आता है क्योंकि ये नो सुनर वाला जो है ना, ये डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। आपको खूब पता है कंपेरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसकी कंपेरेटिव बनाते हैं, और ज्यादातर कंपेरेटिव ER लग के बनती है। जैसे टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ऐसे बनते हैं, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो ज्यादातर ER लगता है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। अगर मैं इसकी हिंदी निकालने लगूँ ना तो वो बिल्कुल थोड़ा अलग हटके निकलेगी, आएगी यही निकल के। इसकी सेंस कुछ ऐसे आती है, नो सूनर ही सॉ द पुलिस, नो सूनर इतना जल्दी नहीं हुआ था कि उसने पुलिस को देखा था, मतलब इस काम में इतनी जल्दी नहीं हुई थी जितनी की इसमें हो गई थी ही रैन अवे। तो मतलब जल्दी भाग गया था पुलिस को ऐसे करने से, इतना जल्दी ये काम नहीं हुआ अपेक्षिकृत इसके। तो जो अपेक्षिकृत होता है वो देन, वो इतना लंबा नहीं है अपेक्षाकृत इसके, तो ही इज नॉट, ही इज नॉट सो टॉल एज ये, और राम इज टॉलर देन मोहन, तो टॉलर देन लगाते ER। तो नो सुनर ज्यादा जल्दी नहीं हुई थी उसे देखे हुए कि वो भाग गया, तो देन THAN देन, उस देन का होता इसकी अपेक्षा ये काम जल्दी हो गया, तो वो तुरंत ही भाग गया। तो यहाँ पर ये सुनर आप इसे ऐसे भी कर लेना, सुनर आता है तो ये डिग्री है तो THAN आएगा, मतलब पक्का दिमाग में फिट करने के लिए। ज्यादा इसकी सेंस लगाना छोड़ दो, वो तो हमने लगा ली, उसे आप रहने दो। आप बस इतना याद रखो कि ये डिग्री वाला है और इसमें THAN आएगा, और ये इन्वर्जन है। इसके तुरंत स्टार्ट होते ही जो भी सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर ही हैड सीन होता तो हैड ही सीन करते, और अगर ही सो है तो डिड ही सी करेंगे, और ज्यादातर इसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ही आते हैं। ठीक, इसे बनाएंगे। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये आया है आपके सामने सेंटेंस, और एरर इसमें देखनी है, और इस एरर को देखने के साथ साथ अब या तो मैं यहीं पे 20 सेंटेंस लिखूं और 20 के 20 को अलग अलग करके बताऊं कि भाई कैटल आया है तो कैटल के साथ तो आप इसे लगाओगे, और अगर सपोज करो टीम आएगा तो आप R लगाओगे, पुलिस आएगा तो आप R लगाओगे, पीपल आएगा तो आप R लगाओगे, और अगर सपोज करो क्रू क्रू होते हैं ना मल्लाह जो होते हैं, अगर वो आया तो भी आप R लगाओगे, या तो मैं सारे सेंटेंस बनाऊं सब पे एरर दिखाऊं आपको, या मैं इन सबको एक जगह लिख दूं और आपको ये कह दूं कि ये कैटल वाली कैटेगरी में है। मतलब इस चीज को पढ़ाना, जब ये नाउन पढ़ाते हैं ना, आप समझो उस समय टीचर बहुत दिमाग उनका टेंशन में होता है कि बच्चों को कैसे समझाए। भाई हमारा काम ये होता है कि आपके समझ में आए बात, और आपकी सारी चीजें ठीक हो। जब इस वाले रूल पे पहुंचते हैं, जब नाउन पढ़ाते हैं तो एक कलेक्टिव नाउन आती है। जब कलेक्टिव नाउन आती है तो वहां पे फिर हमें बताना होता है कि भाई कुछ नाउन ऐसी होती है, वे देखने में हमें किसी भी तरीके से वो प्लूरल नहीं लगेगी। मतलब एक स्टूडेंट नाउन आई, उसमें एस लगा दिया, स्टूडेंट्स हो गया, तो आपने स्टूडेंट्स लिख करके R लगा दिया, आप भी खुश हम भी खुश, कोई टेंशन नहीं है। बॉय है और बॉय का बहुवचन जो हो गया वो बॉयज हो गया, और हेल्पिंग वर्ब R हो गई, आप भी खुश हो गए हम भी खुश हो गए, ना टेंशन है ना कुछ। लेकिन कुछ ऐसी नाउन है जो कलेक्टिव है, मतलब वे क्या होता है, उन नाउन को देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे ये सिंगलर है, द कैटल इज ही आना चाहिए, लेकिन उनके अंदर कैटल माने होता है पशुओं का झुंड।
मतलब बहुत सारे पशुओं को कैटल कहते हैं। ऐसे देखो द पीपल है, पीपल माने मनुष्य होते हैं, तो पीपल के साथ ए जाएगा या आर आएगा। ऐसे क्या होता है, जैसे पीपल है, पुलिस है, अब पुलिस मैन आएगा तो एक पुलिस है, द पुलिस आर सर्चिंग। अब पुलिस है तो पुलिस में मतलब सारा ग्रुप आ गया उसका, तो पुलिस के साथ आर आएगा। जैसे टीम है तो आर आएगा। जैसे आपका एक क्रू वर्ड होता है, CREW, वो होता है मल्लाहों का समूह होता है, जैसे बहुत सारे नाव चलाने वाले होते हैं ना। द क्रू आर रोइंग द बोट, मतलब वो नाव को चला रहे हैं, तो द क्रू के साथ आर आएगा। ऐसी सेवलरी होता है, जो सूरवीर उनकी पूरी सेना होती है। ऐसे एक वर्ड होता है पीजेंट्री, जो किसानों का ग्रुप होता है ना, उसे पीजेंट्री कहते हैं। ऐसे एक वर्ड होता है इन्फेंट्री, वो भी सेना जो होती है पैदल वाली, उसे बोलते हैं। या एक फोक वर्ड होता है, FOLK, फोक। फोक क्या होता है, वो व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब व्यक्तियों की जैसे मोब होती है ना, भीड़, ऐसी फोक होती है, द फोक आर। तो इन सब के साथ हम हमेशा आर लगाएंगे। तो अब इनके साथ आर आएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भाई मैदान में ग्रेजिंग माने चर रही थी, और कैटल इज ग्रेजिंग, तो कैटल माने वो झुंड जो था, हालांकि एक झुंड तो एक ही था, तो उसे अब इज होना चाहिए, लेकिन अब चाहे इसे हम रटने की सेंस में लेके जाए या कैसे भी, जो कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है उसमें हम आर लगाएंगे। और ये ग्रुप जो है ना, ये वैसे भी जो ग्रुप है वो उस नाउन का है जिसे हम गिन सकते थे, लेकिन अब वो ग्रुप में पहुंच गई तो एक हो गया। तो इसका पूरा ग्रुप जो था तो उसे हमने ऐसे करा, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ पे। और इसके जैसे और वर्ड जो है, चाहे वो पीपल है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो टीम है, इन्फेंट्री है, एक जेनेटरी वर्ड होता है, आम आदमियों के लिए आता है ग्रुप उनका, क्रू है। तो ऐसे कुछ वर्ड है, तो ये भी आप जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं उनमें आप देख लेना। इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेनेट्री, क्लर्जी, ये सारे वर्ड है, बिल्कुल सही है। आप इनमें क्या है, इन्हें आप लिख लेना, ये आपको याद करने हैं। अब मैंने तो एक सेंटेंस लिख दिया, आपको सारे इनके मिला करके याद करने हैं। तो उस समय जब हम नाउन पढ़ाते हैं, जब जब बच्चों को तब कराते हैं, फिर बताते हैं कि भाई अगर ये आते हैं तो इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है, मतलब प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वहां पर वो चीज समझाई जाती है। तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। मेजोरिटी का भी है, लेकिन अगर मेजोरिटी के लिए ऐसा आ जाए, द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तब वहां पर ही जाएगा। लेकिन द मेजोरिटी आर आता है, ठीक है ना, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखो, अब ये सी वाला है, ये भी वही है। अब आपको क्या करना है कि कभी भी एरर फंस जाए, तो आपको कह रहा है यार ये कैटल वाला रूल है, मान ली पीपल आ जाए कि भाई यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई ये पीपल वाला वो कैटल वाला जो रूल है ना उसमें है। तो वो एक हमने एक ग्रुप बना दिया कि भाई इस ग्रुप में ये वाला वर्ड है, जैसे सीप वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में कौन कौन से वर्ड होते हैं, इसकी खासियत है इस वर्ड की, सीप की। ये खासियत है तो सीप में है, या डियर में है, हिरन वाले में, DEER, डियर। या फिर यही खासियत जो है उसमें फिश में, मछली वाले में। इन तीनों में क्या खासियत है, सीप की और डियर की तो बिल्कुल सेम है, फिश वाली थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो सीप और अगर हम बात करते हैं डियर की, हिरन होता है डियर, और सीप होती है भेड़। कोई भी आप नाउन उठा लो, ये वाला तरीका आपको दिखाई देगा नहीं। जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, एक सिबलिंग बताया था, सिबलिंग भाई के लिए भी आता है, बहन के का अलग ही वर्ड बना ना। भाई वैसे तो ब्रदर एंड सिस्टर है, लेकिन सिबलिंग जो वर्ड है वो भाई के लिए भी है और बहन के लिए भी है। तो ही इज माई सिबलिंग, सी इज माई सिबलिंग। ऐसे ही स्पाउस वर्ड है, ही इज माई स्पाउस, सी इज माई स्पाउस, वो मेरी पत्नी है। तो उसके लिए ऐसे कजिन है, सी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन। तो कुछ वर्ड में स्पेशलिटी हो गई ना, तो वो हमने एक ही कैटेगरी में रख दी। बार बार अलग अलग क्या याद करते रहेंगे। ऐसे जो सीप वाले की कैटेगरी क्या है, ये सीप एक ऐसा वर्ड है, इसमें एस तो लगेगा नहीं इसका बहुवचन बनाने के लिए। क्योंकि देखो, अब एक भेड़ है तो भाई एक से ज्यादा भेड़ भी हो सकती है। जब एक भेड़ है तो भाई एक से ज्यादा भी। तो कुल मिला के हमें क्या करना होता है कि जो हाँ ऐसा हमें ये मीन्स जो लिखा है इन्होंने वो नहीं है इसमें, इसका जो वर्ड होते हैं वो मेन ये दो या तीन वर्ड है। इसलिए है क्योंकि ऐसा वर्ड लाओ छांट करके, अब मैं आपसे ही पूछने लगूं, जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, अब तब दिक्कत आएगी। इसका मतलब अगर यहाँ सीप लिखा हुआ है तो एस तो लिख ही नहीं सकते इसमें, मतलब एस तो होता ही नहीं है, एस तो लगेगा ही नहीं, मतलब प्लूरल वर्ड और सिंगुलर दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा वर्ड आए। और ऐसे दो तरीके के वर्ड होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो वे होते हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल आता है, लेकिन वो देखने में
प्लूरल लगता है, और एक होता है देखने में सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं सीप की, तो इसमें एस नहीं लगता। अगर एस लगा हुआ वर्ड कोई आता है तो वो इस कैटेगरी का नहीं है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसमें लगेगा ही नहीं। तो ऐसा वर्ड लाओ जिसमें एस ना लगे, और वो बिल्कुल सेम, वो एक, अगर आपको सिंगुलर लेके चलना तो भी वही आए, और प्लूरल लेके चलना तो भी वही आए। फिर पता कैसे लगे? भाई पता ऐसे लगे, अगर सपोज करो सीप के बाद में यहाँ पे लिव्स लिख रहा हो तो वो एक भेड़ है, लिव लिख रहा है तो वो फिर बहुत सारी भेड़ें हैं। तो द सीप आर ग्रेजिंग, अगर मैं आपसे कहूं द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और मैं कहूं द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो दोनों ही सेंटेंस ठीक है, दोनों में सीप आ रहा है, तो सीप्स होगा नहीं। तो गलती कहाँ होगी? या तो एस लगा देंगे वो इसमें, तब गलती होगी, या फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से देंगे, मतलब मेन गलती सीप्स करेंगे इसमें। और लिव या लिव्स अगर ये हो जाएगा ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक भेड़ के लिए भी सीप आता है और एक से ज्यादा के लिए। ऐसे ही डियर में होता है, डियर माने हिरन होता है, डियर्स नहीं हो सकता। भाई 5 डियर आर ग्रेजिंग, 5 हिरन जो है वो चर रहे हैं, और 5 डियर या ए डियर इज, तो ए भी आ जाएगा, 5 भी, तो 5 डियर आ गया तो आर लगा दिया, ए आ गया तो आपने इज लगा दिया। लेकिन डियर्स नहीं हो सकता। ऐसी फिश में होता है, बस फिश में थोड़ा सा अंतर, ये फिशेज हो जाता है वो तब होता है जब दो अलग अलग प्रजाति की मछलियां हो, अलग अलग, वो उसके लिए तो पहले एक सेंटेंस अलग बनेगा, फिर उसके साथ जुड़ेगा वो, तो तब वो होगा। जैसे द फ्यू और द लिटिल का जो रूल है ना, कि पूरा का पूरा, थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा, वो तब यूज होता है जब उसके साथ एक सपोर्टेबल सेंटेंस हो, जिससे ये पता लग जाए कि भाई ये पूरा वाली सेंस निकल रही है। ऐसे ही वो तब यूज होगा, उसका प्रयोग फिशेज वाला, जब पहले से कोई सेंटेंस चल रहा हो, तो हमें पता लग जाता है ये दो किस्म की मछलियां हैं, तब वो फिशेज होता है। खैर, जैसे फ्रूट्स वाले में भी होता है। तो सीप है, डियर है, और एक आपका ये फिश है। तो हम उसमें जब अलग अलग फिश होती है तब हम उसमें फिशेज कर देते हैं, अदरवाइज फिश ही रहता है। तो सीप्स लिव, तो यहाँ सीप्स नहीं होगा, वो एस हट जाएगा, सीप रहेगा। तो ये वाला भी रूल है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो मतलब ऐसे हमें कैटेगरी वाइज छांट के रखने हैं, और ये आप छांटते मेहनत करते, ये मैंने छांट छूट के सब आपके उसमें नोट्स में डाल दिए है। आप उसमें देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो बट ऑल्दो वाला देखो, जैसे दो का रूल था बिल्कुल सेम ऑल्दो का, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इसमें बट नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, या तो कोमा लगा के छोड़ दो, या फिर यट का प्रयोग करो फिर भी। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, यट के यट जो है, यट के बाद कोमा नहीं लगेगा, पहले कोमा लग के फिर यट लिखा जाएगा, यट के बाद कोमा नहीं लगेगा। और यट लिखोगे ना आप, ऑल्दो ही इज पुअर कोमा यट ही इज ऑनेस्ट, या फिर आप कोमा लगाओ मत ना, यट लगा दो, या फिर आप यट मत लगाओ, कोमा कोमा लगा दो। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर बट नहीं होगा, तो बट एरर है इसके अंदर। तो ऑल्दो का और दो का ये रूल होता है, हालांकि वो ऐसा है फिर भी ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं 68। इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर हैव डन दैट। ये हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल क्या होते हैं? जिसमें हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं, इतने इमेजिनेटिव। जैसे लिटरेचर में एक वर्ड है नेगेटिव कैपेबिलिटी। भाई नेगेटिव कैपेबिलिटी जो होता है ना, वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा इमेजिनेशन हो जाना। जो जैसे जॉन कीट्स था, एस्केप एस्केपिस्ट, वो रियलिटी से भागता था। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो फ्रेज थी, वो जॉन कीट्स ने जो है प्रोपाउंडेड की थी, और प्राइम एग्जाम्पल उसका विलियम शेक्सपियर लिया था। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये था कि मतलब हम अपने आप में बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाए। तो वो था ये, जब आप ऐसे इमेजिनेटिव हो जाओ कि जो हो ही ना सके, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल सेंटेंस कौन सा होता है? कि ऐसा ऐसा सोच लेना जो हो नहीं सकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई काश मैं मतलब प्रधानमंत्री होता, ऐसे कुछ बोल दिया, हालांकि हो सकता है लेकिन फिलहाल बोल दिया। काश मैं पक्षी होता, काश मैं एक बर्ड होता। तो इफ आई वर ए बर्ड, इसमें क्या होता है कि चाहे वो सेंटेंस में वर्क हो, जैसे वाला यू है, यू के साथ तो वर ही आता है, और आई के साथ वाज आता है।
इफ आई वर यू, ये आपने बहुत बहुत बार देखा होगा। एज इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, या इफ आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे सेंटेंस आपने किंग वाला देखा होगा बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों में वो आ जाता है, स्टोरी में आ जाता है। इफ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता। तो जब हम ऐसी इमेजिनेशन कर लेते हैं जो हो ही नहीं सकती, तब हम इसे हाइपोथेटिकल बोलते हैं। अब तो ये भी बताना पड़ेगा ये हाइपोथेटिकल होता है, क्योंकि अब तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आता है, मतलब यहां तक भी सोचा जा सकता है। अब ये लगा लो। तो ये हाइपोथेटिकल इसलिए बोलते हैं। तो इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, अब मैं तुम होता, मतलब इसका मतलब ये कि मैं तुम होता। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता भाई, तुम मैं और मैं तुम कैसे हो सकते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तो आई वुड नेवर हैव डन दैट, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। तो आई वुड नेवर, ठीक है बिल्कुल, आई वुड नेवर हैव डन दैट। इसमें वुड भी लग जाता है, वुड हैव भी लग जाता है। अगर पहला सेंटेंस हम बना देते हैं ना, अगर पुरानी बात है तो वुड हैव लग जाता है, और अगर पुरानी ना हो करके वो प्रेजेंट की बात हो रही है तो वुड वुड लगता है। कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता या हो जाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो वुड लगा देंगे। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर देता, तो वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वुड हैव तो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसा काम ना करता। आई वुड नेवर हैव डन दैट, ये तो ठीक है, आई वुड नेवर हैव डन दैट। लेकिन इफ आई वाज नहीं होगा, इफ आई वर यू होगा, कोमा भी ठीक है, बिल्कुल लग रहा है। तो इफ आई वर यू, ये इस तरीके से बनता है। तो ये जो एक बार मैं बता भी रहा था आपसे, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, इफ वाला जो रूल होता है, एक मैंने आपको बताया था फ्यूचर में बनता है, एक मैंने बताया पास्ट में बनता है। उनका मैंने बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एक ये तीसरा रूल है, ये इफ आई वर वाला होता है रूल। और आई की जगह अगर सपोज करो यहाँ पे ही होता, तो इफ ही वर यू, अगर वो आपकी जगह होता तो भी ही के साथ वर लगता। लेकिन अगर मैं आपके इससे पूछ लूं, जो कि किसी बुक में दिखाते नहीं है ना, बताते, अगर यहाँ पे सपोज करो यू होता, जैसे इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, तो यहाँ पे अब जब जहां वाज आ रहा है, जब उसका वर हो रहा है, तो जहां वर आता है नॉर्मली आएगा, वहां पे क्या वाज करे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जहां वर आता है वहां वर ही रहने देंगे, और जहां वाज आता है उसे भी वर कर देंगे। ये वाली बात है। तो कभी कभी ऐसी चीजें, मतलब कुछ बच्चे जो ज्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, वे पूछ लेते हैं इन बातों को। वैसे तो आप पढ़ा रहे हैं तो चल रहा है, मैंने तो खैर बिना पूछे ही बता दिया आपको। लेकिन जब आप किताबों में देखोगे तो आपको वो वाला रूल दिखाएंगे नहीं, ये ना बताता कोई, तो फिर हम उससे ना हमारे सामने आता ना हम पूछते। ठीक है भाई, ऐसे ही चल रही है। जैसे उसमें होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, मैं पहले बार बार उसी बात को बताता हूँ कि वहां पर क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो नरेशन वाला, जो प्रपोज वाला और सजेस्टेड वाला रूल होता है, उसमें ये बताते हैं कि जब लेटस वाला रूल आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे। तो तब कहते हैं कि भाई उसमें दे शुड कर दिया करो। लेकिन वो दे शुड हम इसलिए कहते हैं, राम सेड टू मोहन और लेट अस प्ले क्रिकेट, तो राम प्रपोज टू मोहन दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, ऐसा बना देते हैं उसे। और उसे आज आज देख लेना किसी भी बुक में, उसमें ज्यादातर जो भी एग्जाम्पल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, राम ने श्याम से कहा, उसने उससे कहा, ऐसे मिलेगा। और अगर उसमें कभी कभी ऐसा हो जाए कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, ये लेटेस्ट वाला रूल होता है। लेटेस्ट से अलग जितने भी होते हैं नरेशन में, आपने देखा होगा, उसमें तो हम डायरेक्ट बना देते हैं। उसमें आप सीधे लेट मी हो या इस तरीके से होता है तो टू लगा के बना देते हैं, टू लेट कर देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं उसे, फिर मतलब ऑर्डर्ड वाला, रिक्वेस्ट वाला, इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब लेटेस्ट वाला रूल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात चलती है, तो वहां पे केवल इतना बताया जाता है कि भाई इसमें लेटेस्ट वाले को हटाकर दैट दे शुड लगा दो। फिर बच्चे ये भी पूछते हैं जी सर, लेट मी था, लेट देम था, जब ऐसे आया, जैसे राम सेड टू मोहन लेट मी प्ले क्रिकेट, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि राम, अब ये लेट वाला तो ऑर्डर वाली बात होती है, भाई मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो राम ने मोहन से कहा, तो राम अब यहाँ पे ऑर्डर्ड करा, तो राम ऑर्डर्ड मोहन, राम ने मोहन को ऑर्डर करा, टू लगा देते, टू लेट। और मी था तो मी को जैसे चेंज करेंगे भाई, हिम के साथ कर देंगे। भाई मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कर देंगे, राम था राम के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, ऐसे हमने सेंटेंस बना दिया। कोई भी आता रहे टू लेट लगा के बना दो, बड़ा सिंपल हो जाता है। जब लेटस होता है तो हमारे टीचर हमें बताते हैं कि भाई जब लेटस आएगा तो आप अपने कान खड़े कर लेना बिल्कुल, कि क्या करें। अब लेटस वाले में एक तो आपको, जो आप ऑर्डर्ड और ये कर रहे थे ना, ऑर्डर्ड, फॉरबिडन, फॉरबेड,
या आप ये सजेस्टेड नहीं, आप ऑर्डर कर रहे थे या रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो सब अब नहीं करना आपको। लेटस आते ही, अब लेटस का मतलब क्योंकि अलग हो जाता है, अभी मैं बता भी रहा था आपको कि लेट मी तो मुझे जाने दो, लेट हिम उसे जाने दो, लेट देम उन्हें जाने दो, लेकिन लेट अस, आओ चलो चले, इसकी हिंदी ये होती है। क्योंकि अस में हम जुड़ गया, मैं जुड़ गया, तो इसमें इसलिए ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। मैं अपने आप को ऑर्डर कैसे दे दूंगा जब मैं भी आ गया इसमें तो। इसलिए अब आपको बस इतना बताया जाता है लेटस में भाई, फिर आप, इसकी हिंदी होती है आओ चलो चले। तो राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा लेटस प्ले, आओ चलो हम खेलते हैं। तो यहाँ पे अब हम, राम सेड टू जो मोहन था, अब ऑर्डर वाली बात खत्म होगी, रिक्वेस्ट वाली खत्म होगी, अब सजेस्टेड वाली आती है। या प्रपोज आएगा या सजेस्ट आएगा। तो राम प्रपोज टू मोहन, राम ने मोहन को प्रपोज करा, राम प्रपोज टू मोहन। अब टीचर हमें बताते हैं कि भाई जब प्रपोज करते हैं दैट दे शुड लगा हुआ है इसमें, दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। क्योंकि शुड क्यों आया, कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। भाई लेटस की हिंदी चेंज हो गई ना, तो दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। अब ये चीज हमें जब हम 10th में थे या 12th में थे तब हमें बताई गई थी। तब हम क्या करते हैं कि हम फिर से एक नियम बनाते हैं, रूल। अब टीचर कहेंगे कि भाई चलो एक काम करो, आप एक रूल लिखो कि जहां पर, लिखो भाई, भाई जहां जिस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच लेटर से स्टार्ट होगी, तो उन सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय, नंबर एक, जो सैड टू है हमारा, उसे हम प्रपोज या सजेस्ट टू में चेंज करेंगे। नंबर दो लिखो भाई, उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे जहां पे लेटस आएगा। फिर हम उन्हें याद रखते हैं भाई, जब लेटस आएगा दैट दे शुड। अब हमें कोई ना तो ये बताता है कि अरे ये वी शुड भी हो सकता है, और अगर किसी एक बुक ने ये वी शुड बता भी दिया, तो हमें कोई ये नहीं बताएगा ये यू शुड भी हो सकता है। लेकिन अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब हम बहुत आगे चले गए, अब हम खुद समझ लायक है कि भाई ये, पहले हमें यही पता लग जाए ये दे शुड हुआ क्यों था। ये दे शुड इसलिए हुआ था कि हमें चाहिए वाली साइंस में तो जाना ही था, लेटेस्ट था, तो वो आओ चलो चले। लेकिन दूसरा, हमने ये डे इसलिए हुआ था कि राम ने मोहन से कहा था, तो हमने उन दोनों को जोड़ दिया आपस में, कि राम ने मोहन से कहा हम इस, आओ चलो इस काम को करें। तो लेट अस आया ना, तो वे दोनों आपस में कह रहे हम, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो हमने, क्योंकि जब राम और मोहन थे तो दे हो गया, राम और सीता होते तो भी दे हो जाता, राम एंड चिल्ड्रन होते तो भी दे हो जाता, लेकिन अब या दे एंड राम होते तो भी दे हो जाता। अगर राम एंड मी होता, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, अब राम ने मुझसे कहा तो दे शुड नहीं होगा, क्योंकि अब राम और मैं, हम दोनों, अब उसमें मैं भी जुड़ गया, तो वी शुड प्ले क्रिकेट होगा अब। तो राम प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, अब सेंटेंस ये बनेगा। दे शुड क्यों बनेगा, वे उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी हूं ना उसमें, राम मुझसे कह रहा तो हम दोनों को, मतलब राम को और मुझे खेलना चाहिए, तो वी बनेगा। और अगर सपोज करो यहाँ पे राम सेड टू मी ना होता, राम सेड टू यू, या यू सेड टू राम, यू सेड टू राम, तुमने राम से कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ चलो क्रिकेट खेले। तो फिर यू प्रपोज टू राम, तुमने राम को प्रपोज करा दैट यू शुड प्ले क्रिकेट, अब यहाँ यू आएगा। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसा मैं आपको बता चुका हूं अब से पहले भी, 1 2 3 वाला जो रूल मैंने कराया था, जिसमें एंड लगाते हैं कि भाई इन सबको इकट्ठा कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन है तो फिर थर्ड ही रहेगा, और अगर सपोज करो कैसे भी फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व हो गया, तो सारा ग्रुप मिलकर के वी हो जाएगा, WEV। पजेसिव भी वी के अकॉर्डिंग अवर आएगा और वैसे भी वी रह जाएगा। और अगर किसी तरीके से सारा का सारा मतलब वी, आई और वी नहीं है, यू आ गया, तो फिर सब यू बन जाता है उसमें, और अगर यू नहीं है तो थर्ड पर्सन बन जाएगा। तो ये मैंने बात बताई थी, ये वहां भी लागू थी यहाँ भी लागू है, क्योंकि इस सब ग्रुप में जुड़ के तो बनाया ना ये सारी चीजें, समझने की तो यही चीज थी। और इसमें जैसे दे शुड आएगा और वी शुड आएगा, यू शुड आएगा, उसमें फिर पजेसिव आते हैं वहां पे, सपोज करो वहां हिम दे रखा होगा एगो, तो फिर उसे अपने भाइयों के साथ, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट विद अवर फ्रेंड्स, तो यू वाले में फिर योर हो जाएगा, और वी वाले में अवर हो जाएगा, दे वाले में देयर हो जाएगा। तो मैं ये भी आपको मतलब बताना चाह रहा था। तो ये देखो 68 नंबर है, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड नेवर हैव डन दैट, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास हैव बीन डबल्ड। अब ये नंबर ऑफ सीट वाला जो है, इस रूल को थोड़ा सा समझो, मैं एक बार और भी आया था ये,
एक तो द नंबर ऑफ सीट्स होता है, एक ए नंबर ऑफ भी होता है। चलो अभी वो नहीं है, ये तो द नंबर ऑफ वाला है, कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। द नंबर ऑफ, ये ऐसे है बिल्कुल जैसा इससे पहले भी आया था, द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, द कंडीशन ऑफ इंजर्ड पर्सन। ठीक है, भाई उसकी कंडीशन। तो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है ऑफ वाले में शुरू का बनता है कंडीशन स्टूडेंट्स की, सीट्स का जो नंबर है, मतलब जो संख्या है ना सीट्स की क्लास के अंदर, वो डबल हो चुकी है। तो डबल सीट्स नहीं हुई है, उनका उनका नंबर जो था, मतलब नंबर माने उनकी संख्या, तो द नंबर इसमें सब्जेक्ट है। जब द नंबर इसमें सब्जेक्ट है, तो हम सीट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब, द नंबर ऑफ सीट्स इज लगाएंगे। द नंबर ऑफ सीट्स, सीट्स का जो नंबर है ना, जो संख्या, इज ग्रोइंग, इज गोइंग डबल, ऐसे। तो द नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास, क्लास के अंदर जो नंबर है ना, सीट का जो संख्या है, वो डबल हो चुकी है, हैज बीन डबल। तो जब ऑफ आता है उससे पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उसमें वन सब्जेक्ट बन जाता है, फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं होता। वन के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे और वन के अकॉर्डिंग पजेसिव बनाएंगे उसको। द नंबर ऑफ सीट्स मतलब संख्या जो है सीट्स की, तो द नंबर जो है वो सब्जेक्ट है। द नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास हैज बीन डबल्ड, ये बनेगा इसका। ये करा चुका था मैं। अब देखो रूल आया स्पेक्टिकल्स का। अब जैसे मैंने आपको रूल उसका कराया था ना कैटल वाला, फिर मैंने कहा था भाई कैटल वाला एक ग्रुप आप पकड़ लो, कि भाई कैटल, टीम, पुलिस, पीपल, वो बताया था आपको, पीजेंट्री, उसमें। तो उसमें कैटल वाला जो होता है, इसका मतलब वो नाउन है जो देखने में सिंगुलर लगेगी, लेकिन वो ग्रुप है कलेक्शन ऑफ नाउन का। तो उसमें हम कभी भी मतलब उसमें आर लगाएंगे, मतलब उसमें प्लूरल लगाएंगे। अब ये वो नाउन है, यहां पर ये भी नाउन का रूल है, जो देखने में प्लूरल लगती है, लेकिन होती वो सिंगुलर है। और वो मतलब होती सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लगती है। और अगर आप उसे पता करोगे कि भाई ये है क्या, तो वो सिंगुलर है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगती है। अब ये बड़ा मतलब अलग से हटके बात नहीं आ गई कुछ, कि जैसे स्पेक्टिकल्स है, मैं आपसे कहूं भाई जो तुम्हारा चश्मा है ना ये टूट गया, योर स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन या हैव बीन ब्रोकन। अब ये सेंटेंस बनता है, तो अब देखो मेरा चश्मा टूट गया, मेरा एक ही चश्मा है, तो कायदे में तो हैज होना चाहिए। तो हैज ही तो होना चाहिए भाई, अगर इसे सेंस से देखा जाए तो इसमें हैज होना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन ये गलत है। अब इसमें क्या है, अब ये कुछ चीजें ऐसी हो जाती है भाई इंग्लिश के अंदर की जो हमें रटनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब आप कहने लगोगे पी यू टी पुट और बी यू टी बट, तो वो एरर भी बन जाती है। लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक दे रखा है, कि भाई जहां पर दो चीजों से कोई चीज मिलके बनी हो, एक पेयर हो किसी, जैसे स्पेक्टिकल्स में चश्मे में दो शीशे होते हैं, तो वो दो चीज से मिलके बनी है। तो यहां पर ये प्लूरल होगी, लेकिन ये वाली बात भी हमारी कुछ वर्ड में जाकर के फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस करता नहीं हूँ। हालांकि बात यही है कि इसमें दो चीजें लगी हुई है, क्योंकि फिर बच्चे कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जो ज्यादा बारीकी में चले जाएंगे और फिर उसमें कहेंगे कि सर उसमें भी लगी रहती है ऐसे, तो दो चीज उसे क्यों नहीं करते, या इसमें नहीं लगी रहती फिर भी इसे करते हैं, ऐसा भी आ जाएगा। तो जैसे स्पेक्टिकल्स है, चश्मा जो होता है उसके अंदर दो ग्लास होते हैं, मतलब दो कांच होते हैं, तो इसलिए माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन आएगा, मेरा चश्मा टूट गया। तो लेकिन है एक ही चश्मा, और अगर मैं से कहूँ ना टू स्पेक्टिकल्स, तो भी हैव बीन आएगा। वन स्पेक्ट, मैं इसमें वन भी लिख दूं ना, कि वन स्पेक्टिकल्स, तो भी आप हैव बीन ही लगाओगे इसमें, क्योंकि चश्मा जो है स्पेक्टिकल्स जो आ गया, वो उसमें आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अब ऐसे ऐसे कौन सी नाउन है, अब ये वाली बात होती है कि भाई फिर ये यहीं पे रख दो उन्हें, फिर हम उन्हें भी इनके साथ साथ इस कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी है स्पेक्टिकल्स वाली, तो स्पेक्टिकल्स वाली कैटेगरी कौन सी है, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। और फिर आपको वो स्पेक्टिकल्स वाली कैटेगरी वाले वर्ड आपके ध्यान में रहने चाहिए, कि भाई ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो होते एक जैसे है, मतलब देखने में तो वो प्लूरल लगेंगे और प्लूरली उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन वे है एक। भाई जैसे ट्राउजर्स है, मैंने अपना ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। तो एक, अगर एक ट्राउजर्स पाजामा लिया आपने, पैंट ली, तो उसे ट्राउजर्स बोलेंगे, क्योंकि उसमें दो वे रहते हैं मतलब पहनने के। तो ट्राउजर्स बोलते हैं उसे।
शॉर्ट्स बोलते हैं नीचे का जो हमारा शॉर्ट्स होता है, तो ट्राउजर्स होता है। तो दो इसमें पहनने की जो ये है टांगे आपकी, तो वो ट्राउजर्स है। ऐसे ही हमारा इसमें ट्राउजर्स होता है, स्पेक्टेकल टोंग्स होता है, चिमटा जो होता है टोंग्स, TONGS टोंग्स। माई टोंग्स हैज बीन ब्रोक, तो गलत हो जाएगा, हैव बीन ब्रोकन लगाना पड़ेगा। एक ही चश्मा, एक ही टोंग्स है मतलब चिमटा। सीजर्स है कैची, कैची में भी दो वे होते हैं काटने के पल्ले से जो होते हैं, तो सीजर्स वर्ड भी इसके अंदर आपका आ जाएगा। तो अब आपको ये भी मैंने उसमें आपको जो नोट्स भेजे हैं, स्पेक्टिकल्स हो सकता है, स्पेक्टिकल्स की तरह ही गूगल्स होता है, चश्मा जो होता है ना। भाई स्पेक्टिकल्स और गूगल्स में क्या अंतर होता है? गोगल जो होता है हमारा वो धूप का चश्मा जिसे फैशन में लगा लेते हैं। स्पेक्टिकल्स होता है जो नजर वजर आ जाता, आंखों के लिए लगाते हैं। तो स्पेक्स इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो स्पेक्टिकल्स, गोगल्स। पैंट्स हो सकता है, ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, टोंग्स। तो ये जो वर्ड है हमारे, इनमें क्या होता है कि ये वे वर्ड है जिनमें हम, ये देखने में प्लूरल है, लगेगी प्लूरल, लेकिन ये होते सिंगलर है। अगर इनकी हिंदी में जाओगे तो ये सिंगलर निकलेंगे। ऐसी गुड्स है, गुड्स माने सामान होता है ना, गुड्स। जैसे बेड़िया होती है, बेड़ी जो जैसे हाथों में बेड़ी, फीटर्स बोलते हैं उसे, हथकड़ी जो लगा लेते हैं ना, हैंडकफ्स होती है वो। और फीटर्स, जो बेड़ी होती है उसे फीटर्स कहते हैं, वो भी मतलब उसमें भी आपको आर लगाना है। गुड्स सामान होता है, माई गुड्स, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स बहुत आता है गुड्स, तो माल जैसे भर लेते हैं हम, तो गुड्स के साथ आर लगाएंगे, ट्राउजर्स के साथ आर लगाएंगे, सीजर्स के साथ, पैंट्स के साथ, गोगल्स के साथ, स्पेक्टिकल्स के साथ, टोंग्स के साथ। आर्म्स होती है भिक्षा, ALMS, वो भी आप उसमें भी आर लगाओगे। तो ये कैटेगरी है स्पेक्टिकल्स वाली। और एक ही झटके में एक ही तरफ हमें याद कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कैटेगरी हमारी न्यूज वाली होती है, न्यूज, न्यूज के साथ इज आता है, लेकिन देखने में वो देखने में प्लूरल होती है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये देखने में प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। अब आप कहोगे सर जब देखने में प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ रही है, तो फिर इसमें हमें सोचने समझने की दिक्कत ही क्या है? जब देखने में है ही तो लगा देंगे है। लेकिन आप इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि आप माइंड यूज करोगे अपना। आप, अगर आप में दिमाग नहीं है फिर तो आप स्पेक्टिकल के साथ हैव लगा दोगे। लेकिन अगर आप में दिमाग है तो आप हैव ना लगा के हैज लगाओगे। क्यों? आप ये सोचोगे अपने माइंड से कि चश्मा तो एक ही है, तो एक के लिए तो हैज लगाएंगे। आप कहोगे सर मेरा जो ट्राउजर है वो ऐसे हो गया, माई ट्राउजर, मेरा ट्राउजर फट गया, तो माई ट्राउजर्स हैज बीन टॉर्न। अब भाई मेरा एक ही ट्राउजर था, तो अब दिमाग, जो जिस बच्चे में दिमाग है वो तो हैज लगाएगा, जिसमें दिमाग नहीं है वो ट्राउजर्स में एस देख के हैव लगाएगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो पास हो जाएगा। लेकिन अब आपको दिमाग होने के बाद और ज्यादा दिमाग लगाना है कि भाई ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिनमें एस तो लगा रहता है, लेकिन ये होते सिंगुलर है। पर इसके अंदर दो पेयर जो होता है ना, मतलब एक पेयर होता है, हर चीज का इसमें पेयर होता है, इस वजह से इसे प्लूरल बनाते हैं। तो माइंड के ऊपर माइंड लगाना पड़ेगा, जब जाके सही बैठेगा मामला। ठीक है? या आपको स्पेक्टिकल्स वाला सेंटेंस माइंड में रख के, और फिर स्पेक्टिकल्स की कैटेगरी में जो वर्ड आते हैं, ट्राउजर्स, पैंट, सीजर्स, टोंग्स, गुड्स, ये वाले, गोगल्स, उन्हें आपको फिर याद करने हैं कि भाई इसके साथ ये आएगा। तो इसमें काम क्या होगा? एक सेंटेंस याद कर लेना, माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, कि भाई ये सेंटेंस आपके माइंड में फिट है, उसी के अकॉर्डिंग इन सबको लगाएंगे। और इस स्पेक्टिकल्स वाले ग्रुप में ये आते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। देखो ये था वो रूल जो मैं आपको कह रहा था ना कि इसे बताना पड़ेगा, तो इसे समझो आप। ए लार्ज नंबर ऑफ, एक, ए लार्ज नंबर ऑफ हो या लार्ज ना भी लिखा हुआ हो, ए नंबर ऑफ भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो एक फ्रेज है, जैसे द नंबर ऑफ जो होता है ना वो एक वर्ड है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो घट रही है, जो स्टूडेंट्स की संख्या वो बढ़ रही है। तो संख्या नाउन होती है, उसमें द नंबर ऑफ लिखा हुआ आता है। लेकिन अगर कहीं ए नंबर ऑफ आ जाए लिखा हुआ, या ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ये ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ ये एक फ्रेज होती है। जैसे आपने ए लॉट ऑफ सुनी होगी, ए लॉट ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ सुनी होगी, इनका मतलब होता है अत्यधिक। तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ का मतलब होता है असंख्य, असंख्य बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे,
तो ये प्लूरल बनता है, हैव अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई करा जॉब के लिए नेवी में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। चलो स्टूडेंट्स तो होगा, ये तो समझ में आ जाएगा, ऑफ लगता है बात वाले में हमारा ए लेकिन अब इसमें हैज और हैव वाली बात में कहाँ दिक्कत आती है, हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें ए नंबर ऑफ लिखा रहता है और इसमें फिर हैज लगा मिलेगा। अब आप सोचोगे हैज तो सही है, ए नंबर ऑफ से आ रहा है। देखो अब यहाँ पे भी वही बात है, अगर बालक हुआ मोटी बुद्धि का, वो इसमें हैव लगा के आएगा बिल्कुल। वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स के साथ हैव देखेगा, बात खत्म करेगा और वो सही हो जाएगा। और जो बालक हुए होशियार, वो इसे गलत करेंगे। वो क्या करेंगे, एक तो उनके अंदर पहले ही, क्योंकि वो बहुत सारा माइंड में केमिकल कोच लोचा भरा हुआ है ना, वो एक सेंटेंस द नंबर ऑफ वाला पढ़ रखा है उन्होंने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर इज लगा रखा है। और वो सेंटेंस ये था कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इज लगाया और वो बड़े दिमाग से सोचा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे कि भाई ये संख्या। अब यहाँ पे आया ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब या तो जल्दबाजी कह दो या वही ज्यादा दिमाग लड़ाना कह दो, तो यहाँ पे वे सोचेंगे भाई ये तो ए नंबर ऑफ आ रहा है, इसमें तो हम ए नंबर ऑफ से चलेंगे। ये तो हमें बहकाया जा रहा है, स्टूडेंट्स के साथ हैव लग रहा है, हैव नहीं, इसमें तो हैज लगाएंगे, क्योंकि ए नंबर ऑफ है तो हम शुरू वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब वो ये भूल जाते हैं नंबर ऑफ का मतलब होता है असंख्य। यहाँ पर ऐसा समझो तुम इसे जैसे मैनी स्टूडेंट्स लिख रहा हूं, भाई मैनी ना लगा करके, मैनी एक वर्ड होता है, आपने क्या करा, ए नंबर ऑफ लगा दिया। ए नंबर ऑफ एक फ्रेज है, जैसे ए लॉट ऑफ होता है, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ए नंबर ऑफ का एक एरर और आती है इसमें, एक होता है इसमें ए नंबर ऑफ, एक होता है द क्वांटिटी ऑफ, या ए क्वांटिटी ऑफ, मतलब एक ए नंबर ऑफ होता है, नंबर ऑफ तो ये हो गया लार्ज नंबर, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, एक ही होता है, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ या ए क्वांटिटी ऑफ। तो क्वांटिटी ऑफ और नंबर ऑफ में भी अंतर समझ लो आप। जहां नंबर ऑफ आएगा वहां पे जो नाउन आएगी उसके बाद में, वो आपकी काउंटेबल होगी, मतलब स्टूडेंट्स होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, ऐसे होगा। लेकिन जब क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का मतलब तो आपको पता ही है, क्वांटिटी होती है मात्रा के लिए। तो एक क्वांटिटी ऑफ या ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब बात आती है हैज बीन या हैव बीन, तो वो क्योंकि दूध है और उसमें काउंटेबल नहीं होता, तो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क हैज बीन परचेज, खरीदा गया। ठीक है। और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड, उन्हें एनरोल कर लिया गया। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव आएगा, क्योंकि यहां पर रूल जो है ना, ए नंबर ऑफ का या ए लार्ज नंबर ऑफ, एक ही बात है। ए नंबर ऑफ भी अत्यधिक होता है, लार्ज में और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ होता है और ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ होता है। तो क्वांटिटी ऑफ जो होता है वो क्वांटिटी के लिए आता है, मतलब मिल्क के लिए आएगा, वाटर के लिए आएगा, ऐसे आएगा। नंबर ऑफ जो होता है वो स्टूडेंट्स इनके लिए आएगा। एक वर्ड होता है ए लॉट ऑफ, वो दोनों तरीके से यूज होता है, ए लॉट ऑफ मनी भी होते हैं, ए लॉट ऑफ पर्सन भी होते हैं। ए लॉट ऑफ मनी भी होती है, ए लॉट ऑफ पर्सन भी होते हैं। तो ए लॉट ऑफ दोनों में आएगा, लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ जो है वो काउंटेबल में आएगा, और ए नंबर, एक क्वांटिटी ऑफ जो आएगा वो मात्रा में आएगा, मतलब मिल्क, वाटर, इन चीजों में आएगा। तो वहां पर हैज का प्रयोग होगा, यहाँ हैव का प्रयोग होगा। और ये द नंबर ऑफ वाला रूल नहीं है। द नंबर ऑफ वाला रूल वो है, द नंबर जहां लिखोगे वहां पे आप लिख सकते हो, उसकी कैटेगरी बता रहा हूं, द नंबर ऑफ, द क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन, द मेजोरिटी ऑफ, अच्छा द कंडीशन ऑफ, द सिचुएशन ऑफ, द नंबर ऑफ, ये वो होते हैं कि स्टूडेंट्स की संख्या, द द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, द कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें ही जाता है। ठीक है। लेकिन ए लग रहा है ना, ए वाला तो आप समझो, ए शुरू में जब लगता है ना, ए नंबर ऑफ, क्योंकि ये ये फ्रेज बनती है ए लॉट ऑफ की तरह। ठीक है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हैव अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। ठीक है। द डॉग अलोंग विद, अलोंग विद भी आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि अलोंग विद आओ या विद आओ एक ही बात है, विद वाला मैंने रूल करा दिया आपको पहले ही इसमें। तो जब विद के साथ कोई, द डॉग विद द बॉयज, तो यहाँ पे जब विद लगता है या अलोंग विद लगता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। एज वेल एज वाला रूल समझो कि उसमें तो होता है द डॉग एज वेल एज द बॉयज,
मतलब जो कुत्ता था वो लड़कों की तरह इस काम को कर रहा था। विद वाले में होता है जैसे राम विद हिज सन्स, राम अपने बेटों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो राम की बात करेंगे, बच्चों की बात नहीं करेंगे। वो उनके साथ खेल रहा था। खेल कौन रहा था? राम। राम सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो विद वाला रूल होता है या अलोंग विद वाला होता है, उसमें पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, पजेसिव, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे द डॉग along with द बॉयज, तो यहाँ डॉग जो है वो सब्जेक्ट हो गया, तो फिर वो आ जाएगा, वर नहीं आएगा। और ये बॉयज के साथ वर लग रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। द डॉग विद या द डॉग अलोंग विद द बॉयज वाज वॉकिंग, वो चल रहा था इन द फॉरेस्ट विद देयर नहीं आएगा, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमने तो बॉयज के साथ वर लगा रखा है, बॉयज को देख करके देयर लगा रखा है। जब सब्जेक्ट द डॉग बना तो उसका है, उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज बनेगी, डॉग के अकॉर्डिंग बनेगी। और यहाँ पर उसका जो अपने की जो अंग्रेजी आएगी, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो कुत्ता है, बड़ा जानवर है, कुत्ता होता भी समझदार है, तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी हिज लगा देंगे। अगर एग्जामिनर ने इट लगा रखा है, इट्स, तो भी मतलब इट्स भी ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, उसमें गुंजाइश रहती है कि वो आप कर भी सकते हो, उसे इट भी कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चों के लिए हम इट कर देते हैं, बेबी वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे ही बड़े जानवर के लिए, समझदार जानवरों के लिए हम ही का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स आ जाएगा, देयर नहीं आएगा। देयर क्यों आ रहा है? आप बॉयज के अकॉर्डिंग लगा रखा है वो, तो बॉयज के अकॉर्डिंग, तो दो एरर है इसमें, एक वो आ जाएगा, एक हिज आएगा। प्लीज काइंडली डू मी ए फेयर, फेवर, मेरा एक काम करो। डू मी ए फेवर, ये स्पीकिंग में बहुत बताया जाता है, प्लीज डू मी ए फेवर, मुझे एक फेवर करो। तो प्लीज और काइंडली दोनों का अर्थ सेम है। प्लीज माने कृपया, काइंडली माने भी काइंडली, कभी भी दोनों एक साथ नहीं लिखे जाते। तो काइंडली गिव मी ग्रांट ऑफ 1 मंथ, 1 महीने की मुझे छुट्टी दे दो। तो प्लीज लिखा जाएगा या काइंडली, तो प्लीज गिव मी 1 मंथ हॉलीडे, तो मुझे 1 महीने का हॉलीडे करो। तो ये इनमें से एक ही आएगा, काइंडली और प्लीज में से। प्लीज डू मी ए फेवर कर दो या काइंडली डू मी ए फेवर कर। ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु ऑलवेज टेल्स ए लाई। अगर यहाँ पर ही इज ना हो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो, तो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो वन होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे क्या दिया है? ही इज, वह है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। एक तो एरर ये बन जाती है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ना करके फ्रेंड कर देंगे, तो गलत ही है, क्योंकि एक है और मेरे दोस्तों में से एक है, एक दोस्त में से एक नहीं है। तो ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि वो मेरे दोस्तों में से एक है। अब ये हु आ रहा है, ये भी रूल मैं बता चुका हूं आपको, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन चिपक के लगता है उसके साथ जिसकी वो विशेषता बताता है, जिसके बारे में वो आगे बताने जा रहा है। और जिसके साथ वो चिपकता है वो ही सब्जेक्ट बन जाता है, उसे तो आप बीच में से खींच लो, हु को तो खींच लो। और जो बचा माई फ्रेंड्स, यही सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स के साथ ही ऑलवेज तो ठीक है, टेल्स नहीं आएगा, माई फ्रेंड्स के साथ तो टेल आएगा। तो अब इसकी हिंदी देखें तो वह मेरे उन दोस्तों में से एक है, उन दोस्तों में से जो झूठ बोलते हैं। वे दोस्त जो झूठ बोलते हैं उनमें से एक वो है। तो यहां माई फ्रेंड्स के बाद हूं लगाया है, इसकी हिंदी निकलती है मेरे दोस्त जो झूठ बोलते हैं। तो वे दोस्त जो है ना बहुत सारे, क्योंकि जहां हूं लगा है वो उससे पहले जो भी नाउन है वो उसी को डिनोट करेगा, वन तक नहीं जा रहा है वो। वन के बाद लग जाता हूं तो वो वन को करता, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद लगाए हूं तो वो माई फ्रेंड्स को डिनोट कर रहा है। और हूं को नीचे डाल दो और इसे बना दो सेंटेंस को, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेल एलाई होगा, टेल्स नहीं होगा। या हिंदी देखो, वो मेरे उन दोस्तों में से एक है, उन दोस्तों में से जो झूठ बोलते हैं, ऐसे। अगर वन के बाद लगा देंगे तो सारे दोस्त नहीं बोल रहे हैं झूठ, अब ये वे सारे दोस्त झूठ बोल रहे हैं जिनमें से वो एक है, तो वो ऑलरेडी बोल रहा है कि उन सारे दोस्त, जो सारे दोस्त झूठ बोलते हैं ना, उनमें से वो एक है, वो भी झूठा है, ऐसे। बैड न्यूज, अब ये न्यूज वाला है, इसकी भी एक कैटेगरी है, न्यूज वाले की अपनी एक कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है न्यूज? एक तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, मतलब सिंगलर आएगी, एक बात। ये देखने में प्लूरल लगते हैं। अब आपको सर एज तो बहुतों में आता है, फिर तो इसकी कैटेगरी तो दुनिया भर की होगी, बॉय भी हो गया ऐसे, तो गर्ल भी हो गया, ऐसे नहीं है। जो देखने में नाउन ऐसी लगे कि वो प्लूरल है, मतलब उसमें एस ऑलरेडी लगा रहता है, लेकिन होती वो सिंगलर है, अब वो कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। तो वो सारी न्यूज वाली कैटेगरी आएगी। तो न्यूज जो होता है, दिस न्यूज इज ट्रू बोलेंगे, दिस न्यूज आर ट्रू नहीं बोलेंगे। तो न्यूज खुद, मतलब न्यूज माने तो ये होता है, मतलब समाचार होता है ना,
न्यूज खबर होती है तो एक के लिए आता है। NEWS इसकी फुल फॉर्म भी होती है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। देखो न्यूज में चारों लिख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ऐसे बनाया, ये ऐसे नहीं बन गया कि यूं ही किसी ने न्यूज, अब आप बोलने लगे तो आपको लग रहा है, लेकिन ये तो ऐसे बना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। बैड न्यूज, जो बुरी खबर होती है ना, ऑलवेज वो हमेशा ट्रेवल करती है फास्टली। तो ट्रेवल्स होगा वो, क्योंकि एक इसी सिंगुलर होता है, और फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट जो होता है ना, वो ही एडवर्ब होती है। जैसे मैं तेज दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग फास्टली नहीं बोलूंगा, आई एम रनिंग फास्ट। तो बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, ये फास्ट और फास्टली वाला बहुत आती है, ध्यान रखना है, हमेशा फास्ट होता है, फास्टली नहीं होगा। तो इट टेस्ट स्वीट होगा, स्वीटली नहीं होगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं, मतलब हमें लगता है कि एलवाई लगा दो, ऐसे नहीं है फ्री में एलवाई लगा दो, ये नहीं होता। फास्ट होगा इसमें, फास्ट। ऐसे हार्डली जो होता है ना, जैसे ही इज वर्किंग हार्डली नहीं बोलेंगे, ही इज वर्किंग हार्ड। तो हार्ड होगा वो, ये एडवर्ब है, हार्ड फास्ट। जबकि हमें पता है एडवर्ब ज्यादातर एलवाई करके बनती है, लेकिन इनमें एलवाई नहीं लगता, ये तो वर्ड ही नहीं होता फास्टली तो। और जो ये वर्ड होता है हार्डली, लेकिन वो हार्डली फिर वो हो जाएगा मुश्किल से, जो इन्वर्जन में मैंने अभी आपको बताया था, वो तो दूसरा वाला रूल होगा हार्डली का, इसमें नहीं होता। तो ही इज वर्किंग हार्ड होगा, ही इज वर्किंग हार्डली नहीं होगा, फास्टली नहीं होगा, स्वीटली नहीं होगा, ठीक है ना। इट टेस्ट स्वीट होगा, स्वीटली नहीं होगा। तो आप मतलब उसे, ये कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं कि हम इस तरीके से एलवाइज में यूज नहीं करेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम एलवाई लगा के एडवर्ब बना लेते हैं, बनती भी है, कोई बात नहीं, सर्टेनली है, और डाउटेडली है, अनडाउटेडली पर बहुत सारी है, तो वो एलवाई से तो बहुत बनती है, लेकिन ये नहीं बनेगी, ठीक है ना। इसमें फास्ट खुद अपने आप में एक ये है कि एक, अब अच्छा बात चल रही थी न्यूज वाली कैटेगरी। अब न्यूज वाली ऐसी कौन सी कैटेगरी है, वे कौन से ऐसे वर्ड है जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वे होते भी सिंगुलर है, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब तक तुमने वो देखा था जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वे होते सिंगुलर है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। वो तो थे आपके ये वाले स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ये वाले। एक हमने वे देखे थे जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ग्रुप होता है, वो कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन होती है। तो उसमें हमने वो कैटल वाला, पीपल वाला, जेनेटरी वाला वो देखा था। ठीक, अब ऐसे ही हमने कैटेगरी अलग अलग ढूंढ ली। अब ये वाले हैं वर्ड न्यूज। न्यूज के साथ अगर देखो इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स ऐसा लगा रहता है। एक तो जितने भी ये हमारे सब्जेक्ट के नाम हैं, ये सब आ जाएंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स। तो ये जो हमारे ज्यादातर इसमें एस लगे हुए रहते हैं, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इसमें एस लगा रहता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। ऐसी न्यूज है, एस लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। अब आपको पता भी लग गया न्यूज बना कैसे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे कोई प्लूरल वाला लगा हुआ ही नहीं है। एक इनिंग्स होता है वर्ड, इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, वो इनिंग नहीं होता कभी भी। जैसे पहली पारी, भाई क्रिकेट चल रहा है, मैच है ना, पहली पारी खेल ली, फिर दूसरी खेलेगी, तो ये सेकंड इनिंग्स चल रही है, सेकंड इनिंग्स इज गोइंग ऑन, आर गोइंग ऑन नहीं कहेंगे। तो इनिंग्स का मतलब होता है, समन्स होते हैं, समन्स माने बुला, वो होता है ना किसी को, जैसे कोर्ट से समन्स आया, समन्स होता है, वो समन नहीं होता, एस लगा रहता है उसके अंदर। तो इट इज माई समन्स, ये मेरा समन्स है, तो समन्स हो गया, इनिंग्स हो गया। वेजेस होता है मजदूरी, तो वेजेस, WAGES, वेजेस। तो माई वेजेस इज लो, मेरी जो मजदूरी है ना वो कम है। तो द वेजेस शुड बी इंक्रीज, अब शुड लगा दूंगा तो पता ही नहीं लगेगा, खैर आपको सिंगलर है। द वेजेस इज नॉट इंक्रीजिंग, बढ़ नहीं रही है। तो फिजिक्स, मैथ, इथिक्स भी होता है, ठीक है। तो ये जो है न्यूज के जैसे जो वर्ड हो गए, वो हमारा कौन कौन से हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इथिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया। एक गेम होता है वो बिलियार्ड्स, वो भी होता है बिलियर्ड्स, उसमें ऐसा लगा रहता है गेम में, मतलब ऐसा है ही। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ जॉन कीट्स है, कीट्स में ऐसा लग ही रहा है, उसमें क्या करा जाएगा। ऐसी वेजेस है, मजदूरी में ऐसा लगा हुआ रहता है, लेकिन ये एज आएगा इनके साथ। बीमारी भी होती है मम्स वाली, मेजल्स, उसमें ऐसा लगा रहता है। तो वो सब क्या है कि सारे के सारे जो है ये वर्ड, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज आती है। तो वो हमें ध्यान रखना होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, इस बात को देखना होता है कि
हमारे जो ये नाउन्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, वहां नाउन आ जाती है, पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन अब आपको वो कैटेगरी निकालनी है। ये नाउन वाली इस बार बहुत ज्यादा मतलब एरर आई थी, तो उन सबको आपको एक एक करके मतलब सब पे ध्यान रखना है कि भाई कहाँ से किस तरीके से जुड़ जाता है। तो ये 7 क्लासेस मतलब मैं अब तक इसकी करा चुका हूँ। हालांकि मेरे पे इसके बहुत सारे पेजेस है, मतलब काफी है ये, लेकिन अगर हम सारी एरर कर लेंगे तो सब कुछ हमारा सामने आ ही जाएगा टोटल। पर फिर भी आप इसका देखो, अब इसमें मैं 25-30 वर्ड होते हैं, सब अलग अलग थोड़ी लिखाए जाएंगे, बस आपको इसकी कैटेगरी ध्यान रखनी है। आपको एक न्यूज वाली कैटेगरी ध्यान रखनी है कि उसमें क्या करते हैं। न्यूज वाली कैटेगरी जो होती है वो देखने में प्लुरल लगती है, लेकिन वो सिंगुलर होती है और उसमें इज लगाते हैं। एक स्पेक्टिकल्स वाली कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। एक वो डियर वाली या सीव वाली कह दो, सीव वाली कैटेगरी आपको याद रखनी है कि भाई जो सीव वाली कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, वो दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब कैटेगरी वाइज आपको ध्यान रखने हैं। कैटल वाली कैटेगरी अलग याद रखनी है। तो ये सब आपको मतलब बढ़िया तरीके से करनी है। ठीक है, यहीं तक करें।